കോണിൽ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും ശാസ്ത്രകാരനും ഡൽഹി സർവകലാശാല പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ സുബേന്ദു ഘോഷ് സംസാരിക്കുന്നു. അവതരണം റിസ്വാൻ അൻസാരി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഉറുദു വിഭാഗം, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല. भागम 2. तो सर, आपको संगीत की दुनिया का इतना तजुर्बा हो चुका है और आपने सेमिनार में अपना खुतबा भी अमीर खुसरो की गज़ल से शुरू किया था जी। तो हिंदुस्तानी संगीत या मौसीकी की दुनिया में अमीर खुसरो की क्या खिदमत रही हैं सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मतलब देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, 5th-6th सेंचुरी में हमारी मौसीकी जो थी वो उसका नाम था ध्रुपद। और ध्रुपद में लोग कैसे गाते थे, मंदिरों में गाया जाता था और उसमें ज़्यादातर देवताओं के लिए, और वो मुझे कोई इतराज़ नहीं है बताने के लिए जी। वो बहुत ब्राह्मणिकल था, यानी उच्च मार्ग के लोग ही उसको कर सकते थे, बल्कि उनके पास वो परमिशन होती थी करने के लिए, इजाज़त। तो आवाम जो है जी, जो दलित वर्ग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नीची ज़ात के लोग हैं, वो ये खूबसूरत जो चीज़ है जिसका नाम है मौसीकी, जी, चाहे आप लोक संगीत कहें, चाहे आप क्लासिकी मौसीकी कहें, इससे महरूम रह गए थे। जी। तो ये सूफ़ी लोग जब हिंदुस्तान आए जी। तब उन्होंने बोला कि हमारा जो इश्क है अल्लाह से या गॉड से, उसके लिए तो मौसीकी से आगे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं जिक्र कर रहा हूँ हज़रत अमीर खुसरो, वो पैदा हुए थे यहाँ, उनकी माँ तो हिंदी भाषा भाषी थी, मतलब उत्तर प्रदेश की, अब्बा जो है फ़ारसी बोलते थे, तो उनको दोनों में ही तालीम मिली थी, लेकिन रूह तो हिंदुस्तान में उनकी थी जी। और यहाँ के जो रीति रिवाज, बोलचाल, जी। तहजीब, संस्कृति और त्यौहार सब उनके जहन में था, सब उनके दिल में बस गए थे। और आप लोगों को मालूम है कि वो बाद में एक बहुत बड़े सूफ़ी थे हज़रत निज़ामुद्दीन, उनके मुरीद बन गए थे और ज़िंदगी उन्होंने वहीं काटी है, हज़रत निज़ामुद्दीन के पास ही, जो दिल्ली शहर में है। 13वीं शताब्दी की बात है जी। तो उन्होंने क्या किया है, देखा कि अरे ये ध्रुपद में हमारे जो मासूम अवाम है, इनको हम क्यों महरूम रख रहे हैं। तो उन्होंने वो अलग अलग राग बनाना शुरू किया है और उन्होंने अपना वो एक शैली की शुरुआत उन्होंने की है जिसका नाम है तराना, जी। जिसको दक्कन में बोलते हैं तिल्लाना, तिल्लाना, और हम बोलते हैं तराना। तो तराना जो है वो एक तरह से ना तो हिंदी है, ना बंगला है, ना पंजाबी है, वो एक तरह से एक फोनेटिक्स है। मैं थोड़ा कुछ मुश्किल है बताना, तो मैं पेश करता हूँ। तो हज़रत अमीर खुसरो ने एक राग का याद किए हैं जिसका नाम है शहाना। ये फ़ारसी में ईरान में एक मेलोडी होती थी फिरोदस्त, उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के इन्होंने बना दिया, बहुत खूबसूरत। तो इससे आपको एहसास हो जाएगा ये तराना क्या चीज़ है। तो इसको इस तरह से होता है, रे ना रे रे ना रे ना देम तनुम तदे रे दानी देम तनुम तदे रे दानी दारातनम तदेरेना दारातनम तदेरेना देरेना देरेना दीम तनुम तदेरेना दीम तनुम तदेरे दानी। तो ये तो नोम तोम है जी। लेकिन एक चीज़ आपने गौर किए होंगे कि इसमें हम अपने जो इमोशंस हैं, मोहब्बत है, इबादत है, सब कुछ हम
पेश कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं जी। और वही नोम तोम, वही शब्द से जिसको ध्रुपद में वो ओम करके कहते थे, हमारे यहाँ नोम तोम से हम करते थे। फिर उन्होंने क्या किया है, उसमें से कुछ जो हम हिंदी में बोलते हैं कविता, हाँ, उसको शामिल कर दिए हैं। हाँ, तो उसमें उस ज़माने में तो सब मतलब उर्दू तो थी ही नहीं, लेकिन ये आलिम थे जो उसको कहते थे हिंदवी। तो ये आलिम थे, यहाँ के जो बोली हैं जैसे कि ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, और दूसरी तरफ वो उनके आलिम थे फारसी के। तो इसलिए अंतरा में उन्होंने क्या किया है, मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तो जान शुद्धि, मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तो जान शुद्धि, ताकस ना गोयद बातजी, ताकस ना गोयद बातजी, मंदी गरम तो दिगरी, देम तनुम तदेरे दानी, दारातनम तदेरे ना, देरे ना दीम तनुम तदेरे ना, दीम तनुम तदेरे दानी। बहुत खूब सर, शुक्रिया। और इस तरह से उन्होंने वो क्लासिकी मौसीकी को वो सिंहासन से उतार के वो ज़मीन पे लाने लगे, और साथ साथ उनका प्रयास चलता रहा कि ज़बान को भी बहुत मुश्किल, जैसे कि फ़ारसी तो विदेशी ज़बान है और संस्कृत बहुत खूबसूरत ज़बान है, लेकिन मुश्किल है आवाम के लिए। तो उसके साथ जो हमारे जो लोक संस्कृति, लोक धुन, लोक बोली है, ब्रज, अवधी, ये सब मिला के, भोजपुरी, मैथिली और हिंदी के जितने भी डायलेक्ट है मिला के ये खूबसूरत ज़बान जो जिसको मैंने कहा है उन्होंने नाम दिया था हिंदवी, और इस तरह से मिलाना शुरू किया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है, और उसका नतीजा ये है जिस ज़बान में आप बात कर रहे हैं, जिसका नाम है उर्दू। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, हमारे सामाईन भी ये जानना चाहेंगे कि उस दौरान जो ज़बान थी हिंदवी, वही आगे चल के उर्दू बनी है जी। तो हिंदुस्तानी मौसीकी को आगे बढ़ाने में उर्दू का क्या रोल रहा है सर? हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी में क्या होता है कि हमेशा जो है ना, वो एक परंपरा रही है, बंदिशें यानी जो कंपोजिशंस होते हैं वो ब्रज में ज़्यादातर किया जाता है। उसमें हर मज़हब के लोग गाते थे, अदा करते थे, लेकिन बंदिशें वो करते थे ब्रज में जी। जैसे कि आवत जावत, इस तरह से अमीर खुसरो भी करते थे। और फिर कुछ कुछ बाद में बंदिशें आई हैं पंजाबी में और कुछ राजस्थानी में, लेकिन सबसे पॉपुलर ब्रज में। और फिर जब मौसीकी में वो अंग आया, मतलब सेमी क्लासिकल, यानी उसको पता नहीं उर्दू में क्या बोलेंगे, सेमी क्लासिकल, जो प्योर क्लासिकल नहीं है लेकिन वो आधा क्लासिकल है। और वो बहुत अहम बात है कि उस चीज़ को डेवलप किया है हमारी औरतों ने, एंड मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू द रेड लाइट एरिया, बिकॉज शरीफ औरतों को कभी पर्दे में कैद रखा है, उनको गाने नहीं दिया गया। तो इस रेड लाइट एरिया की जितनी औरतें हैं वो क्लासिकी मौसीकी के जो भारीपन है और कट्टरपन है उसको हटा दिया। उसके साथ फोक म्यूज़िक जैसे हैं सावन, उत्तर प्रदेश में जो होता है ना, सावन, झूला, चैती, ये सब मिला के उन्होंने बनाया ठुमरी और दादरा।
तो ठुमरी होता है कि भाव प्रधान, और दादरा जैसे कि उसमें कोई जर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर श्रृंगार रस होता है। जैसे मैं थोड़ा सा गुनगुना दूं, क्योंकि कई बार भाषा में उसको, लफ्ज़ में उसको बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे कि वो ठुमरी इस तरह से होती है कि आजा सांवरिया तो है गरबा लगा लूं, आजा सांवरिया तो है गरबा लगा लूं, रस के भरे तोरे नैन सांवरिया, रस के भरे तोरे नैन। तो आप समझ ही रहे कि ये ठुमरी में वो पूरब अंग आ जाता है। वो जब बनारस और पूरब की जो ज़बान है वो आ जाती है, बोलियां शामिल हो जाती हैं। और वाजिद अली शाह वो उनके माहिर थे, वो तो डांसर भी थे, तो ऐसे कृष्ण लीला करते थे ठुमरी के ऊपर। तो वो अवधी में करते थे और पूरब में करते थे। तो इस तरह से अलग अलग ज़बान, जौनपुर की जो भाषा है उसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चीज़ें हैं कि आप अपना दर्द, खुशी, भाव जिस ज़बान में आपको लगता है सबसे कंफर्टेबल है, सबसे अच्छा पेश कर सकते हैं और मौसीकी के साथ, वही आप अपना लीजिए। हम उसमें आज़ाद हैं। और इस तरह से हम डेवलप किए हुए हैं अलग अलग बोली, अलग अलग ज़बान और मौसीकी के अलग अलग जो अंग हैं उसमें। सर, जैसा कि आपने बताया कि अमीर खुसरो, वाजिद अली शाह ने हिंदुस्तानी मौसीकी में हिस्सा लिया, बिल्कुल, क्या उसी तरह के और उर्दू के ऐसे शोरा हैं जिन्होंने उर्दू मौसीकी में हिस्सा लिया हो, उनकी खिदमत कुछ रही हो? जहाँ तक क्लासिकी मौसीकी की बात है, देखिए हिंदुस्तानी संगीत अधूरा है बिना मियाँ तानसेन के। जी, वो आप जानते ही होंगे कि अकबर बादशाह जो है उनके नवरत्नों में से थे, और उनके बिना वो रह नहीं सकते थे। बल्कि जब उन्होंने अपना मज़हब शुरू किया, दीन इलाही, तो कहते हैं कि सबसे पहला उन्हीं को ही बनाया है और कोई बनना नहीं चाहते थे उसी मज़हब में, तो इनको बनाया। जो भी है, तो दिन भर का थकान काम ख़त्म करके जब अपने कोर्ट में अंदर महल में बैठते थे तो फरमाते थे, भाई मियाँ तानसेन आज तो कुछ सुनाओ। तो मियाँ तानसेन आधी रात को, रात के 12 बजे दरबारी सुनाते थे। और अगर बरसात के मौसम में वो सुनाते थे मियाँ की मल्हार। तो इस तरह से वो करते थे और सबको, जो भी सुनने वाले होते थे, वो एकदम जिसको कहना चाहिए ट्रांस में होते थे। ये उर्दू में ट्रांस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, जब अपने आप को खो जाते हैं अलग। जी बिल्कुल, वो सब उनके संगीत से सब ट्रांस में हो जाते थे। और हमारा संगीत जो है ना, वो जो कुदरत है, नेचर है, उनके साथ एकदम लगा हुआ है। बरसात हो रही है जी, हम मल्हार गाएंगे। बसंत है, फूल पत्ते हैं, हम बाहर गाएंगे, बसंत गाएंगे जी। मौसम के एतबार से हमारे यहाँ संगीत का उसके बिना हम सोच ही नहीं सकते। मतलब अगर मौसम को हमसे अलग कर दिया जाए तो हम मौसीकार अदा नहीं कर सकते। ये साइकोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग की ट्रेनिंग भी ऐसे ही होती है, वक्त के हिसाब से। आधी रात को हम एक मूड में हैं, सुबह और एक मूड में हैं। तो हमारे संगीत नोट्स जो है ना, फ्रीक्वेंसीज अलग होते हैं, अदायगी अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं हिंदुस्तानी संगीत की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि दूसरे संगीत में, कर्नाटक और पश्चिमी संगीत में ये बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से मियाँ तानसेन की बात तो हम करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो इजाद किया है जिस फॉर्म को, उनका नाम है ख्याल। तो अमीर खुसरो तराना उन्होंने कर रहे थे, मियाँ तानसेन और एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब और भी इसको लचीला बना देते हैं। तो उन्होंने
एक शैली बनाया जिसका नाम है ख्याल। ख्याल मतलब इमेजिनेशन। अगर आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो आप ख्याल गा सकते हैं। अगर आप लकीर का फ़कीर हैं, अगर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपको ख्याल गाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बंदिश को हम 5 मिनट में तो ख़त्म, 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको हम 1 घंटा तक कैसे गाएंगे? जी। और ये सारे जो है हम जिसको कहना चाहिए एक्सटेम्पो, यानी ऑन द स्पॉट, यानी हम एकदम हाथों हाथ, हमें पता नहीं है कि हम अगले मोमेंट पे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन एकदम क्रिएट करते जा रहे थे, उसकी तालीम हमारी होती है। लेकिन सही माने जो मतलब उर्दू और मौसीकी का जो मिलन हुआ है, इसको मैं मिलन ही कहूँगा, वो इससे हुआ है, गज़लों से जी। और गज़लों का भी इतिहास है, कैसे ईरान और वहाँ से अफ़गानिस्तान होके हिंदुस्तान में गज़ल कैसे पहुँची है। और आज गज़ल सिर्फ ये नॉर्थ इंडिया या उर्दू ज़बान में ही रह नहीं गई है, पंजाबी में है, हमारी जो मादरी ज़बान है बंगला में है, मराठी में है, और हर ज़बान में है। और गज़ल का जादू तो सबके सर चढ़ के बोल रहे हैं। बिल्कुल। और तब मौसीकी जो है ना, गज़ल को कहा जाता है, जो हम अदा करते हैं उसको सेमी नहीं, उसको लाइट क्लासिकल कहा जाता है, लेकिन उसमें वो टैग रहता है क्लासिकल। तो उसमें क्या करते हैं कि हम राग को अदा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राग के जो एलिमेंट्स है, वो जो चीज़ें हैं, उसको लेते हैं और उसके ऊपर और ऐसे मेलोडीज, ऐसे राग को लेते हैं जिससे वो रागों का जो भाव होता है और गज़ल का जो मूड होता है, भाव, दोनों साथ में हो। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो जैसे कि गज़लों में किसी दोस्त को चले जाने का गम है और आप खूब खुशी का राग गा रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसको समझना कि शायर क्या कह रहे हैं, वो जो गज़ल हैं उसका वो मुद्दा क्या है, और वो जो मूड है वो हम सुरों में उसको कैसे सजाएं, किस राग में है, या एक राग में है या मल्टीपल राग में है, तो इस तरह से हम कंपोज करते हैं। तो दोनों का मतलब एकदम गज़ल के जो सफ़र है उसमें मौसीकी और गज़ल दोनों को अलग करना मुश्किल हो गया है। और जो सिलसिला आज भी चल रहे हैं और जिसका लुत्फ़ सभी लोग उठा रहे हैं, और अगर आप फिल्मों में देखें, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, किसी भी रीजनल फिल्मों को देखें, उसमें अगर मौसीकी या म्यूज़िक आवाम तक पहुंचा है, पॉपुलर हुए हैं, वो ये जो गज़ल यानी लिरिक्स और जो मौसीकी है, दोनों का जो एकदम जो क्या कहना चाहिए मेल से वो हुआ है। और ये इतिहास गवाह है कि इस दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। जी सर, जैसे कि मौजूदा ज़माने में हमारे पास बहुत सारे, हम जब गाने सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी गज़लें भी होती हैं, मीर की, फैज़ की, शायर लुधियानी साहब की। जी, तो सर आप कुछ नमूना फैज़ का या आपके पसंदीदा शायर का पेश कर सकते हैं सर? जी, फैज़ साहब जो है वो मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। मैं तो मतलब क्या कहूँ, शर्मिंदा हूँ कि उर्दू मेरी मादरी ज़बान नहीं है, ना उस पे मेरा कोई कमांड है। मैं तो उर्दू का आशिक हूँ, लेकिन फैज़ साहब के जो कलाम है वो मुझे लगा कि कुछ अलग ही है। मतलब इट्स लाइक इंटरनेशनल पोइट्री, लाइक शैली किट्स। इसलिए मुझे लगा कि वो एकदम दूसरे जो शायर हैं उनसे थोड़ा अलग है जी। थीम और जो अदायगी। उससे अलावा भी एक चीज़ है मैं कहना चाहता हूँ, मेरी दिलचस्पी है। जी ज़रूर सर। फैज़ एक इनकलाबी शायर थे और मेरे रोमानी भी थे, साथ में रोमानी भी थे। मेरे दिल की बात मुझे लगा था कि वो फैज़ कह के गए हैं, मेरी बात वो कह रहे हैं। तो इसलिए मैं जब फैज़ को
गाता हूँ, उन कलाम पेश करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ कह नहीं पाया। हम जो फनकार होते हैं, हम लफ्ज़ों से, लैंग्वेज से हम उसको अदा नहीं कर पाते हैं। अगर अदा कर पाते हैं तो हम फनकार नहीं होते हैं, हम गाते नहीं थे, हम लिखते नहीं थे, हम पेंटर नहीं बनते थे। चूँकि हमारी मजबूरी है, हम उसको इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम गाने के ज़रिए कहते हैं। तो फैज़ साहब को मैं कई बार जब गाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने दिल को पेश कर रहा हूँ। जी 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 सर, तो शुरू किया जाए सर। जी, मैं एक रूमानी गज़ल फैज़ साहब की पेश करना चाहता हूँ। जी सर। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। दोनों जहां तेरी एक फुर्सते गुनाह मिली वो ही 4 दिन। फुर्सते गुनाह मिली, हाँ एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन। देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। देखे हैं हमने फैसले परवरदिगार के। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये जो गज़ल मैंने अदा की है, जी जी, फैज़ साहब की जो गज़ल है, जी। मैं तो पूरा नहीं गाया है, तो इसको मैंने उसमें धुन चढ़ाया है, बांधा है राग देश में जी। लेकिन हम इसमें राग देश नहीं गा रहे थे, लेकिन वो राग देश का जो एक आभास है, देना रे रे उस इमोशन और उस मौसीकी का सहारा हमने लिया है जो ये गज़ल को अदा करने में। तो इस तरह से मौसीकी और गज़ल जो है हम आपस में उनका एक मेल गहरा करते रिश्ता है हैं, जैसे। और इसको दुनिया में कोई, मुझे लगता नहीं है कोई ताकत है इसको अलग करे। बहुत खूब सर। तो फैज़ के इसी नगमे के साथ हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अब हमारे सामईन के लिए उर्दू और मौसीकी से जुड़े मालूमात में इजाफ़ा किया और बेहतरीन तजुर्बात को हमसे साझा भी किया। यकीनन ये हमारे सामईन के लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे
और हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हैं हम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, और आपको, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमको इस उम्र में भी ज़िंदा रख रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरी आवाज़ को ज़िंदा रख रहे हैं। और आप हमारे लिए दुआ करें, मैं मरते दम तक ऐसी आवाज़ में गाता रहूं। जी सर। शुक्रिया। शुक्रिया सर। റേഡിയോ CU ടോക്ക് ഓണിൽ ഇതുവരെ കേട്ടത് പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും ശാസ്ത്രകാരനും ഡൽഹി സർവകലാശാല പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ സുബേന്ദു ഘോഷ് സംസാരിച്ചതാണ്. ഭാഗം 2. അവതരണം റിസ്വാൻ അൻസാരി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഉറുദു വിഭാഗം, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല.